नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बांग्लादेश की, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, वहां के सूरत हाल की और उसके भारत पर असरात की। ये मैंने बात कल भी कही थी। डिप्लोमेसी को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, राजनयिक जो रिश्ते होते हैं, उसकी एक पुरानी कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। कोई आपका स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जब हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करते हैं, आपके स्थायी हित होते हैं। और जो तख्ता पलट हुआ है और जो गदर मचा हुआ है बांग्लादेश में, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना तख्ता पलट हो गया, दौड़ी दौड़ी भागी भागी वो भारत पहुंची हैं। हिंडन एयरबेस, कल लगभग इसी वक्त हिंडन एयरबेस पर वो उतरी थी, लेकिन अभी भी वहीं हैं। 24 घंटे हो गए हैं, हिंडन एयरबेस से बाहर नहीं आई हैं। अजित डोभाल ने बात की है, सरकारी आधिकारिक स्तर पर उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन वो हिंडन एयरबेस तक ही सीमित क्यों है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। कल ही हमने आपको बताया था, ब्रिटेन वो वहां पर शरण चाहती थी, अजाइलम चाहती थी। उन्होंने मना कर दिया कि भाई सबसे निकटतम देश जाइए, वहां पर सेफ पैसेज लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। आज की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया। अभी कुछ देर पहले हमने एबीपी न्यूज पर उनके बेटे सजीब से बात की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। बेटा अमेरिका में है, लेकिन मां जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में अमेरिकी इंटरेस्ट भी हैं, वो भी दखलंदाजी करना चाहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन नथिंग डूइंग। अब खालिदा शेख हसीना को वो वीजा भी देने को तैयार नहीं, वीजा रद्द कर दिया। तो यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। वो सरकारी बसों पे लिखा रहता है ना। वही हाल शेख हसीना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है क्या? नो कंट्री वांट्स टू टच हर विद अ बाज पोल। वो अभी किसी भी तरफ साइड लेते नहीं दिखना चाहते हैं क्या? और भारत के लिए दरअसल शेख हसीना क्या गले की हड्डी बन गई हैं? ना निगलते बन रहा है ना उगलते। उनकी सरकार 2008-9 से वो लगातार प्रधानमंत्री थी, भारत के हित थे, हमारी प्रेजेंस थी, ये एक फ्रेंडली सरकार थी। लेकिन ये फ्रेंडली सरकार, जो दोस्ताना संबंध हमारे लगातार बने हुए थे बांग्लादेश के साथ, 1 लाख करोड़ से ऊपर का तो कारोबार दोनों देशों के बीच, तिजारत होती थी, लेन देन होता था, बहुत सारे समझौते हो रहे थे, ऊर्जा के समझौते हो रहे थे। पर इस दोस्ती में क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर गए? और इस साल जनवरी में जब चुनाव हुए कि भाई विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, प्रजातंत्र लोकतांत्रिक ढांचा धीरे धीरे क्या तानाशाही में बदल दिया था शेख हसीना ने, इसे क्या हमने नजरअंदाज कर दिया? और जमीन पर जो नाराजगी, जो गुस्सा फूट रहा था, उसे भी क्या हमने अनदेखा किया? छात्रों पर गोलियां चलाई गई, मामला वो आरक्षण का था, पर छात्रों को ही रजाकार, विद्रोही या आतंकवादी करार दिया जाना। और शेख मुजीबुर रहमान, जनक, बांग्लादेश के आजादी दिलाने वाले, जैसे उनकी प्रतिमा तोड़ी गई। वो बहुत कुछ कहता है और उसे क्या भारत समझ नहीं पाया? और अब हम एक दोराहे पर, एक चक्रव्यूह में कुछ फंसे हुए भी दिख रहे हैं। मैं राजनीतिक और राजनयिक चक्रव्यूह की बात कर रहा हूं। अब इसे समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, इनमें से 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, और यह थोड़ी दिलासा देने वाली खबर भी है,
कि छात्रों में ज्यादातर जून में भारत आ गए थे, तो वो वापस नहीं गए हैं, तो वो महफूज हैं, पर फिर भी 10,000 भारतीय बच जाते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सतही विश्लेषण हम एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में नहीं करते हैं, इसमें कुछ नुआंसेस हैं, इनको पकड़ने की जरूरत है। हसीना के इस्तीफे के बाद, तख्ता पलट के बाद, वो कल 1:45 दोपहर में हुआ था। 300 लोग तब तक मारे जा चुके थे। इतवार को ही 100 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी 125, 125 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मौत हुई है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में तोड़फोड़, लूटपाट, फाइलें चोरी हो रही हैं, संसद में लोग घुस गए, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, मंत्रियों के घर में घुसपैठ हो रही है। अवामी लीग के जो सत्ताधारी दल कल तक हुआ करता था, उनके नेताओं पर निशाना बनाया जा रहा है। उनके होटल्स में आगजनी हो रही है। होटल में आगजनी में 24 लोगों की मौत हो गई। भयावह तस्वीरें हैं ये। चटगांव में 6 पुलिस स्टेशन आग के हवाले कर दिए गए। शेरपुर में जेल तोड़कर 500 कैदी फरार हो गए। मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं, जंगल राज। अब इसमें 13 हिंदुओं के घर भी जला दिए गए हैं। 4 मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। इस्कॉन काली मंदिर को निशाना बनाया गया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसलर्स की, पार्षदों की हत्या कर दी गई है। अब ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है, लेकिन क्या एक फर्क करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और वो ये कि 19,000 भारतीय हैं, 9,000 छात्र थे, ज्यादातर यही हैं, जून में आ गए थे। वो 10,000 भारतीयों को निकालना, वो प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। बैक एंडिंग भी होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, बैक चैनल एफर्ट्स होते हैं, वो किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ लगभग 17.5 करोड़ की जो आबादी है बांग्लादेश की, उसमें 8% हिंदू हैं। हिंदू पर हैं वो बांग्लादेशी, यानी कि 1,40,00,000। अब हिंदू मंदिर जलाए जाएं, चिंता की बात है। घर जलाए जाएं, हत्या की जाए, लेकिन हैं तो वो बांग्लादेशी ना, वो भारतीय तो नहीं हो जाते। और यहीं पर डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक, वो अब भारत को क्या नट बनना होगा, वो रस्सी पर जो चलना है। साइमन बाइल्स भी बीम से गिर गई थी, सबसे बड़ी जिम्नास्ट, पेरिस में धमाका कर रखा है। तो हमें जो ये नट बनना है, इसके अंदर भारतीय कौन है और हिंदू कौन है, और हमारी पोजीशनिंग क्या है, हम किसके हित के लिए खड़े हैं, ये बताना, ये समझाना और ये करना। और हम किस हद तक जाएंगे। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, फिर दोहरा रहा हूं, चिंता की बात है, परेशानी का सबब है, लेकिन क्या उनके लिए हम दरवाजे खोल देंगे? नए कानून के हिसाब से उनको भारतीय नागरिकता भी मिल सकती है, क्या हम सबको ले लेंगे? सरकार किस तरह से वहां पर हिंसा और ना भड़के, और यह हिंदू मुसलमान की एक दिक्कत, एक सबब ना हो। बीएनपी, जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी की खास बात कर रहा हूं, उनको तो प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन ही नहीं, पैसा भी दिया जा रहा है वहां पे युवाओं को आईएसआई द्वारा। वो तो आग में घी डालने का, छौंक लगाने का काम कर ही रहे हैं। वो चाहते हैं वो ये ऐसा सबब बने। पर ये भारत के लिए राजनयिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी दिक्कत पैदा करता दिखाई देगा। क्या रेफ्यूजी एक समस्या है इस देश की, पर उसे एक चश्मे से ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए भारत सरकार, और अब तक कम से कम, कल इक्का दुक्का बयान थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन अब राजनीतिक जमात एक परिपक्वता दिखा रही है, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, सबकी राय भी ली जा रही है। तो यही संयम, यही सहजता और समन्वय क्या हमें कुछ दिन और बनाना होगा।
और शेख हसीना का क्या करेंगे? क्योंकि जो सरकार बनने की प्रक्रिया भी है वो भी अभी अधर में अटकी हुई है। बांग्लादेश में संसद भंग कर दी गई है। 48 घंटे में वहां के आर्मी चीफ कह रहे थे अंतरिम सरकार बन जाएगी, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी ये अभी मालूम नहीं। वहां की एक परंपरा है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सरकार की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, या नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट भी वहां बन जाती है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और शेख हसीना के कट्टर विरोधी 6 महीने की सजा भी सुनाई गई थी, अभी वो पेरिस में है। उनको सलाहकार नियुक्त करके एक अंतरिम सरकार बनाई जाए तो वो कितना जल्द बनती है। और इसमें चीन का दखल, अमेरिका का भी पुश, और भारत, यहां पर तो हमने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना निवेश कर रखा है। मैं पैसे के निवेश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो निवेश भारत ने किया हुआ है, कैन वी लेट दैट गो? यही है आज का सीधा सवाल। तो बांग्लादेश जल रहा है, रिश्तों में क्या बदल रहा है? और हसीना मुसीबत ना बन जाएं, मरते हिंदुओं को कैसे बचाएं? और हिंदू और भारतीय में क्या फर्क यहां पर बहुत अहम हो जाता है। एक बारीक लाइन है, लेकिन क्या ये बहुत अहम हो जाती है। चर्चा में मेरे साथ सीधी बात करते आए हैं सबसे तजुर्बेकार पत्रकारों में से एक हैं देश के प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, हमारे फॉरेन एडिटर आशीष सिंह, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आशीष, सवाल पहला आपसे, ये गले की हड्डी तो नहीं बन गई है शेख हसीना भारत के लिए? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपने उनको यहाँ पर पैसेज दिया, और जैसा आज डॉक्टर जयशंकर संदीप जी पार्लियामेंट में बता रहे थे कि लास्ट मिनट पे हमें निवेदन आया था कि उनको भारत आने दिया जाए और उनके लिए एयर स्पेस क्लियर किया जाए, उसके बाद जिस तरह से एक इतनी पुरानी एज ओल्ड फ्रेंड जिनको कहा जाता था भारत से, जिन्होंने बड़ा करीबी रिश्ता रखा, उनको सिर्फ सीमित जिस तरह से कर दिया गया है हिंडन एयर बेस पे, तो ये तो समझ में आ रहा है। और अभी आप ही की खबर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, 48 घंटे में छोड़ सकती हैं भारत। मतलब इसके मायने क्या हैं? बाकी दुनिया ने तो कन्नी काट ली है, बाकी दुनिया कह रही है अपना सामान, अपनी जान सामान की जिम्मेदार आप है, और आज की तारीख में वो पर्ची भारत के नाम की कटती दिख रही है। नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि कैच 22 सिचुएशन हो गया। भारत के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इस बात को भारत ने समय रहते रियलाइज ही नहीं किया कि वहां पर पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से शेख हसीना को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा नाराजगी थी। बिल्कुल। और वजह क्या थी? ये वजह थी कि वो जिस तरह से वहां का शासन प्रशासन चला रही थी, ऑपोजिशन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था उन्होंने। आप सोचें कि जब से ये इनका जनरल इलेक्शन हुआ था संदीप जी, तब से लेके अभी तक कुल करीबन 10,000 लोग गायब हैं। कहां है किसी को नहीं पता है। इसके पहले आप देखिए, ऑपोजिशन के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को कभी भी उठा करके कोई भी आरोप लगा करके सूली तक चढ़ा दिया जाता, हाँ, फांसी तक चढ़ा। मोहम्मद यूनुस का मैंने वही उदाहरण दिया, 6 महीने की उनको जेल की सजा हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, ये उबाल तो बहुत लंबे समय से हो रहा था, लोग त्रस्त हो चुके थे। शेख हसीना टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर पॉलिटिकल करियर कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं चला रही थी। मुझे लगता है ये एक इमीडिएट ट्रिगर मिला जो भारत रीड नहीं कर पाया। इस बीच भी भारत ने यह सलाह दी थी शेख हसीना को कि आप इन लोगों को आउटरीच करिए, इनसे बात करिए, कायदे से इसका समाधान निकालने की कोशिश करिए। शेख हसीना ने वो भी नहीं किया, और अब से चंद दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं छात्रों को उन्होंने आतंकवादी कह दिया। रजाकार से सिलसिला शुरू हुआ और आतंकवादी पर आतंकवादी कह दिया। और ये आपने एक मौका दे दिया पाकिस्तान आईएसआई जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब छात्र इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर निकल आए, तो जाहिर सी बात है कि उन फोर्सेस को जो आपको सत्ता में नहीं देखना चाहते थे, मुख्यतः इस वजह से क्योंकि आप भारत की बहुत शेख हसीना के बेटे ने एबीपी न्यूज से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो यही कि नहीं, ये कुछ ताकतें हैं, आईएसआई हैं, वो बांग्लादेश के प्रजातंत्र को कमजोर करना चाह रहे थे। पर आप क्या कर रहे थे? सवालों के घेरे में सरकार थी, शैम इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई विपक्ष ने पूरा बहिष्कार कर दिया,
तो द राइटिंग वाज आल्सो ऑन द वॉल। पूरा रिग्ड इलेक्शन था, राइटिंग वाज एब्सोल्युटली ऑन द वॉल, बट द राइटिंग वाज ऑन द वॉल नॉट जस्ट फॉर शेख हसीना बट फॉर इंडिया एज वेल। जो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, मैं टोटली आपसे एसोसिएट करूंगा कि भारत को यह बात समझ में क्यों नहीं आई। भारत अगर समय रहते ये समझ लेता, लेकिन देखिए इसके साथ एक डिप्लोमेटिक एंगल जरूर है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत के पास, फिर से मैं कहूंगा, ये सिचुएशन बड़ा ट्रिकी था, क्योंकि अगर आप शेख हसीना का साथ नहीं देते, यस कुछ मनूवरिंग की जा सकती थी जो भारत ने समय रहते नहीं की। देखिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो जमात इस्लामी है वो बिल्कुल, इसमें अब किसी से पर्दा नहीं है, कोई हर व्यक्ति जानता है कि वो टोटली पाकिस्तान ड्रिवन है, आईएसआई ड्रिवन है, भारत के खिलाफ काम करते हैं। मनूवरिंग की जब बात होती है, देखिए दो खेमे बांग्लादेश में काम कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान, दरअसल वो मोहरा है चीन का, चीन चाहता है वहां पर अपना वो कब्जा कर ले, और एक था भारत का, और हमारा जो खुफिया तंत्र भी है वहां पे जबरदस्त प्रेजेंस हमेशा रही है। लेकिन अमेरिका भी भारत के साथ कदमताल करना चाह रहा था, वो हम तैयार नहीं हुए। क्या ये भी एक हकीकत है? नहीं, बिल्कुल बड़ी हकीकत है। भारत ने स्ट्रैटेजिक गलती तो की है, लेकिन मैं बस इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था संदीप जी कि बीएनपी खालिदा जिया को भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा कि जो अब उनको रिहा कर दिया गया है। रिहा कर दिया गया, ये भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत खतरनाक खबर है भारत के लिए, क्योंकि जब 2 बार वो रिजीम में थी, जब 2 बार वो प्रधानमंत्री थी, तो उल्फा को किसने आगे बढ़ाया? नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की समस्या किसकी वजह से हुई? क्यों वो तो खुल करके समर्थन करती थी, उस समय भारत के लिए उन्होंने जीना हराम कर रखा था। तो कहीं ना कहीं ये लगा होगा भारत सरकार को कि आखिरी तक कोशिश करो कि किसी तरह से इनको गवर्नमेंट में रखा जाए, किसी तरह से शेख हसीना बच जाए, लेकिन वो टेनेबल नहीं था। समय रहते अगर ये समझ में आ जाता कि अब गुस्सा इतना बढ़ गया है कि एक ट्रिगर पॉइंट मिला नहीं कि लोग उनको बेदखल करेंगे, और वही हुआ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज ऐसी गली की हड्डी बन गई है कि आपने उनको बुला तो लिया है, लेकिन आप हिंडन एयरबेस से आगे भी नहीं निकाल पा रहे। अब आप पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि टॉप सोर्सेस मुझे ये कह रहे हैं कि शेख हसीना ही तय करेंगी, वो ही बताएंगी कि वो किस देश जाना चाहती है, तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। यह भी तय नहीं है कि वो 2 दिन रहेंगी, 4 दिन रहेंगी या 20 दिन रहेंगी। तो निश्चित तौर पर एक कैच-22 सिचुएशन है, भारत के लिए इससे निकलना बड़ा आसान नहीं होगा। प्रभु, आप कैसे रीड कर रहे हैं? गले की हड्डी बन गई शेख हसीना हमारे लिए, और ये एक गले की एक बड़ी चुनौती, बांग्लादेश का सूरत हाल हमारे सामने मुंह बाय खड़ा है। संदीप, ये पहली बार नहीं है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में रह रही हैं। पहले भी 6 साल रह चुकी हैं यहाँ पर हस्बैंड के साथ, जब वहाँ उनके पिताजी को मार दिया गया था। ये तो एक किस्म से बांग्लादेश के लोग आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम है जो लूंगा नहीं, जो रहते हैं अभी भी, दूसरी पार्टी के लोग भी रहते हैं। सवाल यह है कि गले की हड्डी जरूर बन गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार के जो लोग वहां पर थे, उन्होंने असेसमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती उनसे हुई। वो असेस नहीं किया। हालांकि जनवरी में इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, ऑपोजिशन ने उसको बाइकआउट किया, और शेख हसीना बड़े मार्जिन से जीतकर वहां पर आई। जो डिक्टेटरशिप किस्म की चीज, लोगों को गायब हो जाना, चले जाना, तो उसके लिए वो जिम्मेवार जरूर थी। परंतु ये मत भूलिए कि पिछले पहले 10 साल के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट उन्होंने किया, कई बार तो भारत से भी आगे निकल गई थी वो। वही डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार उन्हें पहले 10 साल के अंदर दी, 12 साल के अंदर दी। उसके बाद उनका जो क्लिक था, जैसे एक डिक्टेटर को है ना, कभी इनएक्सेसिबल हो जाता है, तो मेरे को शेख अब्दुल्ला को कोई भी एक्सेसिबल नहीं था। उनका ग्रुप जो बना माफिया उनके आसपास था, उन लोगों ने उनको घेर लिया था, जिससे वो कट गई लोगों से और फीडबैक लेने में असमर्थ हो गई। अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, जब रिजर्वेशन 30% लोगों की थी, झेक जमाने में जो लोग मारे गए थे या जो कुछ हुए थे उनके लिए रिजर्वेशन की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक पड़ी रही। जब वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये नहीं कि शेख हसीना का फैसला है, झगड़ा कहां शुरू हुआ? हमको उसके तय के अंदर जाना चाहिए कि जब वहां की कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, बहाल कर दिया 30% का, उसके बाद दंगे शुरू हुए, उसी कोर्ट ने 5% उसको कर दिया। शेख जो बहाना अभी खड़ा, जिसके ऊपर जाकर सरकार गिरी है, वो खड़ा हुआ 30% रिजर्वेशन। इस वक्त सेंटीमेंट्स लोगों के काफी भड़के हुए थे, और जो कल हुआ और आज नाका की सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल है। जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, मैं तो गया नहीं, देखा नहीं, तो टीवी पे एक दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और कल जिस तरह से लोग जाकर के खाना खा रहे थे महल के अंदर जाकर के, वो नॉर्मल होने की, तो सीरियस डेमोक्रेट नहीं थे। प्रभु एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो तस्वीर, वो कोशिश की गई कि सब कुछ सामान्य हो रहा है जी, अब सेना ने कमान संभाल ली है। 125 लोग तो कल तख्ता पलट के बाद भी मारे गए हैं। वहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, होटल जलाए जा रहे हैं, 24 लोग झुलसकर मर गए। तो वो फ्लैटरिंग टू डिसीव वाली एक तस्वीर तो दिखी थी कि सामान्य होने लगी चीजें, अभी सामान्य नहीं हुई हैं वहां दरअसल।
नहीं, सवाल ये है, मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो आप सुन रहे हैं, आपके सोर्सेज अलग होंगे। मैं तो सारे इंटरनेशनल टीवी भी देख रहा हूँ, CNN भी देख रहा हूँ, BBC भी देख रहा हूँ, सब जगह सारे चैनल देख रहा हूँ। मेरे को कहीं पर ये नहीं दिखाया जा रहा कि वहां पर कुछ दंगे हैं। मैं तो उस क्राउड की बात कर रहा हूँ, छोड़ो भूल जाओ दंगे हैं कि नहीं है, हमारे मंदिर तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए, ये अपना डर। मैं जो कह रहा हूँ, कल जो क्राउड सड़कों पर दिखाई दे रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर घर के अंदर गई, वो खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, सामान लूटने के अंदर पिक्चरें अपनी सड़क पर ज्यादा इंटरेस्ट थी। वो कोई कमिटेड आइडियोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर नहीं थे। इस तरह जो लोग सड़कों पे उतरे थे वो बाकी बाहर से आए होंगे, या तो जिसके पीछे जो ISIS का बात की जा रही है या चाइना की बात की जा रही है। मेरे को लगता है शेख हसीना इंडिया के लिए सिरदर्दी तो बन गई है, जो वो उसकी कोई सच नहीं है। बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान के अभी तक गले से नहीं उतरा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए हैं, वो अभी तक भी 45-50 साल के बाद नहीं उतरा है। तो ये बात मानकर चलिए कि आपके लिए ट्रबलसम रहेगा पाकिस्तान की फोर्सेस। नहीं, इसमें आपने एक और चीज कही आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने एक और चीज कही कि हमारे हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं। ये जो एक हकीकत है, वहां की जो जनसंख्या है उसका 8% आबादी वो हिंदू है, 1,40,00,000 के करीब। भारतीय जो हैं 19,000 9,000 उसमें से छात्र हैं, वो जून में आ गए, जो जैसा हमारे विदेश मंत्री ने बताया है हमें। तो अब ये हिंदू मंदिरों पर या हिंदू जनसंख्या पर जो ये हमले हो रहे हैं, इसको भारत कैसे देखे? हिंदू हैं वो, पर वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय तो नहीं है। क्या ये भी एक बारीक, एक फाइन लाइन जो है, इसको भी किस तरह से हम टैकल करते हैं? आने वाला वक्त इस बात को भी कसौटी पर कसेगा क्या? मैं एग्जैजरेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा कि हिंदू अगर टेंपल तोड़े, क्योंकि वहां पर ऐसे एलिमेंट हर देश के अंदर होते हैं। मैं जो क्राउड की नेचर देख रहा हूं कि जिस तरह के लोग क्राउड के अंदर थे, जो दिखाए गए टीवी के अंदर, हिंदू की परेशानी तो ये तो पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ की कितने 2 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए। रोज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिछले 20 साल में था कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से निकाल दीजिए। पर मैं सवाल ये है कि हमारे लिए एक पीसफुल था, हमारी रिलेशनशिप अच्छी थी। वहां पर हमारा ट्रेड साउथ एशिया कंट्री में सबसे ज्यादा $12 बिलियन का ट्रेड हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। अभी रिकॉर्ड है, इस किसी कंट्री के साथ नहीं होता है। 17 करोड़ वहां पर मुस्लिम है, 23 करोड़ पाकिस्तान के अंदर हैं। थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम देश है इंडोनेशिया के बाद, आपके पाकिस्तान को लेकर के चलते हैं। पर इनके साथ संबंध हमारे अच्छी थे। अभी खतरा हमारे लिए क्या है? हिंदू कम खतरा है, खतरा इन्फिल्ट्रेशन जो ISI और चाइना के लोग जो हमारे साथ सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके अंदर घुसपैठ अगर होनी शुरू हो गई, उसकी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। नहीं, उस पर मैं आते हैं, US है या चाइना है या रशिया है, प्रभु। वो अंदर वहां पर जो समस्या चल रही है, एक नैरेटिव यहां पर दिबांग ये भी बुना जा रहा है, और इसमें देखिए हकीकत भी है। अब हिंदू वहां पर मंदिर जलाए जाएंगे, या वहां पर हिंदुओं के घर पर हमला किया जाएगा, या 2 काउंसलर्स की हत्या कर दी जाएगी, तो हमारा एक झुकाव, एक रुझान, एक सिमिलैरिटी कि भाई वो हिंदू हैं, पर वो हिंदू हैं, भारतीय नहीं, वो बांग्लादेशी हैं। तो क्या ये अपने आप में एक Catch-22 वाली सिचुएशन भी है भारत के लिए? क्या हम 1,40,00,000 को ये कहेंगे आ जाइए भारत, आ जाइए, अगर आपकी जान खतरे में दिखाई दे रही है? ये एक कठिन सवाल है क्या जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है? देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसको अगर दूसरे तरह से देखें तो हमें ये भाव छोड़ देना चाहिए कि हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी हैं उनसे हम एक बड़े भाई की तरह उनकी हम चीज़ों को तय करें। ये जो खेल है, ये जब भी चलता है, इसमें हम लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। उनकी अपनी एजेंसीज़ हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, हम उनको ज़रूर मदद देते हैं, व्यापार चलता है तो हम करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इस भाव से आप चलेंगे तो आपको मुश्किल होगी। और जो मौजूदा सरकार है उसकी ने जो दोस्तियां बढ़ाई, उसमें एक बड़ी वजह जो थी वो ये भी थी कि किस तरीके से शेख हसीना, खालिदा जिया तो हर समस्या के लिए भारत को ब्लेम करती थी। शेख हसीना जिस तरह से उनका पास रहा, उनके पिताजी का रहा, उसको किस तरह से लेके आगे चलती थी। लेकिन अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहां की सच्चाइयां अलग हैं। लिबरेशन के खिलाफ भी वहां पर बातें होती हैं, जो 71 की बात है, तो उन सच्चाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो रिजर्वेशन 40-45% लोग ऐसे हैं जो 71 में जन्म हुआ बांग्लादेश का, उसे गलत मानते हैं। बिल्कुल। और देखिए, रिजर्वेशन वाली जो बात है उससे आगे चली जाती है।
ये रिजर्वेशन पर नहीं रुकी है बात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर ये हुआ है तो उसमें उनकी तानाशाही, उनका गैर लोकतांत्रिक होना, ये ज्यादा बड़ी बात है। आप लोकतांत्रिक और तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे तो आपके खिलाफ, और ये दुनिया भर में देखें। और एक आखिरी बात, हाँ, तो ये पहली बार जो जेन जी जो बुलाया जाता है वो सड़क पर उतारता दिखाई दिया और उसने कहा कि नहीं होगा ऐसे। आप सिर्फ तरक्की करें, इकोनॉमी को ठीक करें और ये तानाशाही साथ में करें, और ये संदेश सबके लिए है। ये तो आप किसी भी तरीके से आप नहीं संभाल के रख सकते एक डेमोक्रेसी में। और ये यहां पर एक थोड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर दिया, उसका सरलीकरण कर देता हूं दर्शकों आपकी सुविधा के लिए। जेन जी यानी कि जेनरेशन नेक्स्ट, और इसमें कल मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, 15 साल से 29 साल की उम्र के जो ये जेन जी हैं, जो ये युवा हैं बांग्लादेश के, ये नीट भी हैं। आप कहेंगे नीट क्या है? ये तो नीट तो हमारे यहाँ इम्तिहान होता है। नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ना उनके पास रोजगार है, ना वो पढ़ रहे हैं, ना कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसका जो चरित्र है वो भीड़ पर बहुत कुछ लिखा गया है। ये भीड़ का चरित्र हर जगह एक जैसा होता है, वो हम भीड़ का चरित्र वहां देख रहे हैं। तो आपको ये जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब बड़ा यही है कि आपको ये रवैया छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, उसमें आप लगातार अनदेखी करेंगे तो आप और पिटेंगे। देखिए, आप अगर देखें तो इस्लामिस्ट जो पार्टी है उससे वहां अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने बातचीत की। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इसकी आलोचना की। तब भारत ने एक ऐसा रुख अपनाया जिसमें वो अमेरिका के साथ कम और बांग्लादेश के साथ ज्यादा खड़े दिखाई दिए। यानी आपको जो बताने वाले हैं, ऐसी ग्लोबल सिचुएशन में अपने पड़ोसी के साथ आप सही को सही नहीं कहते हुए नजर आएंगे तो आपको मुश्किल होगी। इस समय आप एक तरीके से ब्रैकफुट पर हैं, क्योंकि वहां अगर पाकिस्तान है तो वहां चीन भी है अपना गड़बड़ करने के लिए। नहीं, पर हिंदू धर्म स्थलों पर, घरों पर, जनसंख्या पर जो हमले हो रहे हैं, भारत क्या स्टैंड ले सकता है? देखिए, हमले हो रहे हैं 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हमलों की खबर है। ये भी खबर है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्लेरिक्स हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स, उन्होंने मंदिरों की रक्षा भी की, ये भी खबर है। लेकिन ज़्यादातर खबर यही है कि हमलों की है। आप जब ऐसा रवैया अपनाते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पिछली जो सरकार है उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, जब वो स्वयं यहाँ पर आ जाती हैं तो ये तो भीड़ है। आप उससे कोई लॉजिकल व्यवहार की उम्मीद करना गलत है। भीड़ है, ये तो करेगी। आप समझ रहे हैं चीज़ को। ये लोगों ने इसको मार के भगाया शेख हसीना को, और भागी तो कहाँ भागी, भारत आ गई। लगातार उसकी पॉलिसी कैसे रही, प्रो भारत की रही। खालिदा जिया लगातार विरोधी रही। तो जब आप ऐसे में, जब भीड़ के आप हत्या चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, तो निहित है उसमें। अब आप कुछ करेंगे, अगर यहां पर आप कुछ भी आप करते हैं तो आप फिर उनके बारे में सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते। 71 में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। ये दुविधा है जिसको सुलझाना यही सबसे अहम बात है। क्या आशुतोष की एक तरफ नाराजगी है, भाई तख्ता पलट हुआ है, गदर मचा हुआ है बांग्लादेश में, वो वजह शेख हसीना को लगातार समर्थन 2008-9 से कौन दे रहा था? सबसे ट्रस्टेड एलाय कौन था? भारत। वो भारत में आकर अभी पनाह ले रही हैं, चाहे वो हिंडन एयरबेस पर ही हैं पिछले 24 घंटे से। उनके खिलाफ नाराजगी फूट रही है बांग्लादेश में, वहां हमें अपने हित भी साधने हैं। इसी दुविधा से कैसे निकले भारत? क्या यही असल सवाल है? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में जितना मैं डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को समझता हूं, बुनियादी तौर पर भारत की जो डिप्लोमेसी है वो पिछले कई सालों से बिल्कुल यूनिडायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल इसलिए है क्योंकि आप अपने सारे अंडे एक ही बॉक्स में डाल देते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि ठीक है, शेख हसीना भारत की दोस्त थी, भारत के हित के बारे में बात करती थी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर और इलेक्शन के अंदर कभी भी शेख हसीना बदल सकती थी, उनकी जगह कोई और आ सकता था। क्या हमने जमात इस्लामी के साथ कुछ दूसरे रास्ते खोल रखे थे, दरवाजे खोले थे? क्या कभी खालिदा जिया के साथ अपने बातचीत के रास्ते खोले थे? दुनिया में हर जगह ये होता। अमेरिकन है सारे लोग, वो अगर भारत के साथ संपर्क रखते हैं तो साथ ही साथ विपक्ष के साथ भी संपर्क रखते हैं, क्योंकि कब तख्ता बदल जाए, कब चुनाव में कौन जीत जाए इसकी होती नहीं। हमने सारे कुछ शेख हसीना के ऊपर डाल दिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि शेख हसीना के बाद हम करें क्या वहां पे।
दूसरी बात क्या है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी को रिलीजन के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप हमेशा मुंह की खाएंगे और आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से यह शुरू कर दिया गया कि हिंदुओं पर हमले हो रहे, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या वहां सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं? क्या वहां पे दूसरे लोगों के हमले नहीं हो रहे? हिंदू तो उस पूरी चूंकि उस आबादी का एक हिस्सा है, तो जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, वो भी दब रहे हैं, उनसे हम वो भी एक पिट रहे हैं। अपनापन महसूस करते हैं ना कि भाई वो नहीं। हिंदू हैं। मैं इसीलिए ये संदीप, कठिन ये- सवाल है। और ये संदीप, आजकल ये आज कठिन- तो नेशनल मीडिया में आप देखेंगे हर जगह कि वही हिंदुओं पर हमला मतलब भारतीयों पर हमला। हमें ये फर्क तो करना ही होगा। वो हिंदू होंगे लेकिन वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय नहीं है। संदीप पहली बात तो हम ये तय कर ले कि हमको बांग्लादेश से डील करना है, नहीं तो फिर एक करोड़ 40 लाख को हिंदुस्तान में बसा दीजिए ना, ऋषि सुनाक को यहां बुला लीजिए, कमला हैरिस को बुला लीजिए। ये कौन सी डिबेट है? फॉरेन पॉलिसी आप हिंदुस्तान के नजरिए से करेंगे या बांग्लादेश के नजरिए से करेंगे? फॉरेन पॉलिसी आप हिंदू धर्म के नजरिए से करेंगे, इस्लाम के नजरिए से करेंगे, क्रिश्चियनिटी के नजरिए से करेंगे या भारतीयता के नजरिए से करेंगे? देखिए, ये जो बुनियादी प्रॉब्लम हमारी विदेश नीति के साथ ये हो गई है कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तब उन्होंने तय किया कि बांग्लादेश में रहेंगे, पाकिस्तान के नहीं, ये आप थोड़ा सा हाश हो रहे हैं। नहीं आशुतोष, आप थोड़ा हाश हो रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, एक मिनट सुनिए तो, कि भाई हम सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, लगातार जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हिंदू विशेष की तरफ ही हमारा रुख ज्यादा दिखाई देता है। तो फिर संदीप, फिर ये सवाल क्यों आप पूछ रहे हैं? ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीधी नैरेटिव होनी चाहिए कि शेख हसीना, पहला सवाल ये होना चाहिए कि शेख हसीना के साथ हम इतने करीब क्यों हो गए कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग जबरदस्त तरीके से फैल गई है। यह सवाल होना चाहिए। हम इस सवाल को एड्रेस ही नहीं कर रहे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी साउथ एशिया में पूरी तरीके से फेल है। पाकिस्तान से आपका कोई संपर्क नहीं है, बांग्लादेश में आपके साथ जा चुकी हैं, श्रीलंका के अंदर आप देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा, भूटान, नेपाल में भारत की क्या स्थिति है, और चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है। हम चारों तरफ से चाइना ने हमको एनसर्कल कर रखा है। क्यों है ऐसा? इस सवाल का जवाब हमें खोजना चाहिए। नहीं, ये सवाल हमने खोलेंगे ना। नहीं आशुतोष, ये सवाल हमने कल भी पूछा और बाकायदा ये बर्रा सगीर जो है, इस बर्रे सगीर में प्रभु चावला, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, ओली बन गए अब प्रधानमंत्री नेपाल में, और वो कितने नज़दीक हैं, करीबी हैं चीन के, जग जाहिर है। म्यांमार में मिलिट्री शासन है, श्रीलंका गोदी में बैठा हुआ है चाइना के, मुइजू अगर हम बात करें प्रधानमंत्री हैं, मालदीव्स के, वहां से तो हमारी सेना भी वापस आ गई। तो ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, चारों तरफ से क्या हम ऐसे सरकारों से घिर रहे हैं या सत्ता से घिर रहे हैं जो भारत के प्रति सकारात्मक या मित्रता वाले संबंध नहीं रख रहे? देखो संदीप, मेरे को एक मिनट पूरे बोलने देना। डिप्लोमेसी इज नॉट ए कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। डिप्लोमेसी में जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ था तो हम लोगों ने क्या कहा था कि अब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होंगे, सारे के सारे यही हो जाए। क्या हुआ? तालिबान वाले पाकिस्तानी को ज्यादा मार रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, वहां पर ज्यादा थोड़ा बहुत एक्टिविटी होगी। अब बांग्लादेश में सरकारें कितनी बार पहले बदली हैं, हमारी एंटी गवर्नमेंट भी थी, तो उसका क्या असर हुआ था हमारे ऊपर? सवाल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी हमारे नेबर्स के साथ फेल हुई है, उतनी सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपकी बात पर सहमत हूं, परंतु इतना अलार्मिस्ट एटीट्यूड ले लेना कि एक बहाना जिसके अंदर हमने सरकार को अटैक करना है, कि ये सरकार तो अभी आई है, पहले भी होता था। तो जब डिप्लोमेसी कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डील पढ़ना पड़ेगा। 15 साल से वो सत्ता में थी, ऑटोक्रेटिक हो गई थी, डिक्टेटरशिप हो गई थी। उसके बाद हमें ये सोचना है कि अपने आप को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर भी क्या हुआ? मालदीव के अंदर क्या हुआ? भागे भागे हिंदुस्तान के अंदर आ गए दोबारा से लेने के लिए माल चाहिए, हमारे को टूरिस्ट चाहिए। अब मालदीव तो हाँ का एंटी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिटिक्स है, जिसको मर्जी चुने, पर हमारे ऊपर असर नहीं नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन करें कि हमारे खिलाफ चुने गए हैं, वो अपनी पार्टी चुनते हैं। आपने एक सेंटेंस किया कि वो हिंदू नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। एक मैं डेविल्स एडवोकेट की बात करूंगा। हमारे जब वेस्टर्न मीडिया हमारे इंडिया के बारे में वो क्यों लिखता है मुस्लिम को मारा जा रहा है, मुस्लिम के ऊपर अटैक हो रहा है, वो क्यों नहीं कहते भारतीय मुस्लिम है ना, वो भी तो भारतीय है ना।
तो ये जो नैरेटिव बनता है कि वहां का रहने वाला तो वहां के देश का आदमी हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम वाले उतना ही भारतीय जितना हिंदू है। सवाल है कि पड़ोसी देश हमारे से बिगड़ते चले जा रहे हैं। नेपाल के अंदर हमारे खिलाफ सरकार बनती चली जा रही है, पर हमारे को अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। हमारे यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी नहीं हो, टेररिस्ट वहाँ के। हमारा थ्रेट क्या है? टेररिज्म वहाँ से आता है सबकी जगह से, और बाकी थ्रेट क्या है इन लोगों से? हमारे को श्रीलंका से क्या थ्रेट है? समुद्र बीच में पड़ता है। मालदीव से क्या थ्रेट है? हमारे लोग जाते हैं पैसा देने के लिए, उनको 18 बिलियन का हमसे हमारा वहाँ से टूरिस्ट करते हैं। तो हमारे ऊपर ये नेबर जितने हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। चाइना खरीदना चाहता है उनको, हम लोग उनको दिवांग यहाँ पर कह रहे थे प्रभु, अब हमें वो बिग ब्रदर एटीट्यूड भी थोड़ा त्यागना होगा। वो मतलब हम बड़े भाई हैं ये सोचकर कि वो हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ी दुनिया भी बदल रही है। नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों डिक्टेट करेंगे हम उनको? वो अपनी सरकार चलाते हैं, हम अपनी तरह। हमारे इकोनॉमिक, जैसे अमेरिका है, इकोनॉमिक है द बेस्ट इंटरेस्ट। हमारा जितना बिजनेस उनके साथ होता है, वी शुड गाइडेड बाय मनी, वी शुड गाइडेड बाय सिक्योरिटी। वहाँ किसको चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, हमारा क्या लेना देना उससे? उनके नहीं गौतम दादा, सवाल सीधा ये है, शेख हसीना भारत में है, तख्ता पलट हुआ है, गदर मचा हुआ है, जबरदस्त नाराजगी, गुस्सा उनके खिलाफ है। 125 लोग और मार दिए गए हैं तख्ता पलट के बाद। 24 घंटे से वो हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं और अभी खबरें आ रही हैं 48 घंटे में कहीं यूरोप जाएंगी, कहाँ जाएंगी। तो हल क्या है? भारत अपने इंटरेस्ट बांग्लादेश में भी सहेजे। खालिदा जिया को अब रिहा कर दिया गया है, ऐसी सरकार बनती दिख रही है जो भारत के प्रति फ्रेंडली नहीं थी, उनसे भी दोस्ताना करना है, और शेख हसीना से भी अगर मैं कहूं थोड़ा पीछा छुड़ाना है। ये कैसे होगा? यही है क्या समस्या अभी? अब शेख हसीना परिवार के साथ इंडिया का एक इमोशनल रिलेशन है और इसमें बाई पार्टीजन कॉन्सेंसस है। कांग्रेस भी जितना चाहते हैं उनका पक्ष, उतना ही पक्ष अभी देखा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रहा है। आज जो विदेश मंत्री ने कहा कि उसके तहत मुझे लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन जब तक कहीं जाने का उसका निश्चित तौर पे कोई ठिकाना नहीं बन रहा है तब तक तो भारत में ही रहेंगे। ये बात सही है कि इसके लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है। जितना लंबा वो भारत रहती हैं भारत के लिए नहीं, उतनी बड़ी समस्या। मैं इसमें एक रोक लगा रहा हूँ इसलिए कि अभी वहाँ पे एक वैक्यूम है, सरकार बनी नहीं है। पहले तो एक सरकार बने, जो सरकार बनने में थोड़ा लेट हो रहा है मुझे लग रहा है, अनहोनी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक सरकार बनने के बाद खींचतान होता है, सब लोग चाहते हैं कि पावर का हिस्सेदारी हो, उसमें साथ फैसला उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद भारत सरकार डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हैं, तभी ये मसला जो उनका तरफ से डिमांड होगा कि नहीं आपने गलत किया, कि नहीं करना चाहिए, कि अच्छा ऐसा कीजिए। लेकिन अभी तो कोई ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन जो नहीं वहां है, पर आर्मी छोड़ के हैं कोई इंस्टीट्यूशन और है जो नहीं। हमले हो रहे हैं उनको रोकना क्या एक प्राथमिकता उनके लिए होनी तो चाहिए भारत हमारी? के लिए तो निश्चित तौर पे, क्योंकि भारत एक पड़ोसी, यहाँ पे आपको सबको पता है कि 6 प्रदेश साथ बॉर्डर सीमांत जुड़ा हुआ है, 4000 के ऊपर किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल से अकेला नहीं, सब में इसका इम्पैक्ट होता है, हर प्रदेश में। बांग्लादेश में जो होता है, भारत में जो होता है, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। तो इस तरफ से जो है ये घटना एक सामूहिक रूप से देखना चाहिए भविष्य के लिए भी। हम ऐसे कुछ काम ना करें जिससे कोई हमारा पड़ोसी नाराज हो सकता है, और मतलब जनता नाराज हो सकता है, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन नहीं रहेगा तो डिप्लोमेसी सक्सेसफुली नहीं हो सकती। नहीं, पर इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौतम दा भारत क्या कर सकता है? कैसी कदम ताल करे? भाई अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया, ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं हम अजाइलम नहीं देंगे, हम अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि भाई सेना ने बड़ा संयम बरता है, बस वहीं पे खत्म हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि बांग्लादेश में मौतों पर हमें दुख है, वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच। यूरोपियन यूनियन कह रहा है लोकतंत्र के लिए व्यवस्था और शांति जरूरी। देखिए, आपने बड़े बड़े देश का नाम ले रहा है, मैं सोचूंगा भारत के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश का संपर्क है।
बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है जहाँ पे तो आपको सिटीजनशिप भी मिलता है। हाँ। हमारा बहुत भगवाड़ा वहाँ पे है। हाँ मैं एक माने हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ हाँ। कि भारत चाहे तो कोई ना कोई देश में उसको बातचीत करके भेज भी सकते हैं जो सेफ एंड सिक्योर हो। इसलिए छोटे छोटे बहुत कंट्री है या नहीं नहीं, मेरा सवाल दरअसल आशीष ये था कि भाई एक कंसर्ट, जैसे कल हेलीकॉप्टर से भाई शेख हसीना निकली हैं तो एक सेफ पैसेज दिया गया ना, आर्मी भी थी उसमें, कहीं ना कहीं रॉ भी इन्वॉल्व थी, हेलीकॉप्टर से आती हैं फिर हवाई जहाज के जरिए हिंडन आती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी शेख हसीना को लेकर क्या सोल्यूशन निकाला जाए, कहां वो रुकेंगी, क्या होगा, उसके लिए कोई ग्लोबल इनिशिएटिव दिख रहा है या पूरी जिम्मेदारी वो भारत के पल्ले ही मर दी गई है कि आप संभालिए, आपके यहाँ आई हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि आज जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहे थे, आपने अगर ध्यान से सुना हो संदीप जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बात बड़ी रेखांकित की थी कि उनको वो इधर बीच पीछे कुछ दिनों से आउटरीच ठीक नहीं कर रही थी, लोगों तक पहुंच नहीं रही थी, और ये भी इशारा किया था उन्होंने अपने बयान में कि हिंदुस्तान ने भी उनको ये समझाने की कोशिश की थी। मुझे इसमें इनहेरेंट आपके सवाल का जवाब ये दिखता है कि मुझे लगता है कि भारत भी ये भरसक कोशिश कर रहा होगा कुछ एक आध देशों के साथ मिलकर के कि इसका वे आउट निकाला जाए और इनको भारत से कहीं बाहर भेजा जाए, पल्ला छुड़ाएं भाई, पल्ला छुड़ाएं। लेकिन जैसा आसान भाषा है, क्योंकि डिप्लोमेसी में थोड़ी भाषा इतनी भारी भरकम हो जाती है, आम आदमी को समझ नहीं आती है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था पहले भी, और जैसा आप कह रहे थे कि भारत कोशिश तो ये कर रहा है कि इनको यहाँ से जल्द निकाला जाए, लेकिन फैसला शेख हसीना को करना है। शेख हसीना बताएंगी, ये एक्चुअली उन पर छोड़ा गया है कि शेख हसीना बताएं कि वो किस देश जाना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक कन्फर्मिटी के साथ जो आप पहले क्वेश्चन रेज कर रहे थे, जब यूके ने मना कर दिया असाइलम देने के लिए तो वो जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए ये अभी गले की हड्डी बनी हुई है। इतना आसान नहीं होगा इस पे इसको नेविगेट कर। तो भारत निकले तो निकले कैसे, अपने हित साधे तो साधे कैसे, एक एक राय आप सभी की। शुरुआत आशुतोष आपसे प्लीज, 20-20 सेकंड अनम्यूट कीजिए प्लीज आशुतोष। संदीप मैं इस बात को नहीं मानता कि शेख हसीना भारत के लिए गले की हड्डी बन गई। भारत एक बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत को एक बड़े कंट्री की तरह बिहेव करना चाहिए। यह नहीं शो करना चाहिए कि वो बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ है और उसके डर की वजह से हम शेख हसीना को यहां से बाहर निकाले दे रहे। अगर यह करते तो फिर भारत नाम का जो राष्ट्र राज्य है उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी साख का क्या होगा। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, भारत को शेख हसीना के साथ क्या करना है, यह भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करना पड़ेगा, न कि इस दबाव में तय करना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर नाराज हो रहे हैं और शेख हसीना को रखें अपना नुकसान। बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ बिग नेशन। ठीक है, पर वो राष्ट्र हित हमारे क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। आप किसी को इसलिए रखें कि हम लोगों को बड़ा देश दिखाना है, कोई बड़ा देश नहीं दिखाना है। आप उनको यहाँ रखेंगे, आपके वहाँ पर परेशानी बढ़ेगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी। आपको ब्रिजेस बनाने हैं वहाँ एक ऐसी सरकार की जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं है। आप कैसे वो ब्रिजेस बनाएंगे? आपके अपने हित सर्वोपरि हैं। आप शेख हसीना के रक्षक नहीं हैं। आप बात करने दीजिए ना, फिनलैंड से बात करने दीजिए, आप उनको रशिया से बात करने दीजिए। जब आप डेमोक्रेसी को इतनी बुरी तरह से कुचलते हैं, आपके शो में एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूं, डेमोक्रेसी को आप इतनी बुरी तरह से कुचलते हैं जिस तरह से शेख हसीना ने कुचला, और उसके बावजूद अगर भारत उनके साथ खड़ा दिखाई देता है तो यह भारत के लिए चीज अच्छी नहीं है। भारत एक तरीके से लाइट होना चाहिए जहां तक डेमोक्रेसी की बात है। दुनिया भर में हमें अपने हितों पर वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधे रहना है। गौतम दा ना, अभी सिचुएशन कोई ऐसे निश्चित कोई, क्योंकि मैंने सुना है कि शेख हसीना खुद रिक्वेस्ट किया है, वो यहाँ रहना चाहता है जब तक कोई नया उसका डेस्टिनेशन ना मिले। अगर इस तरह का भारत का अभी इच्छा भी है कि तब तक वो रहे। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद एक स्थिति हो सकता है कि जिससे भारत सरकार के साथ एक संपर्क बन जाएगा, तभी फैसला होगा। तब तक भारत शेख हसीना ये पर आशीष, ये तो नो ब्रेनर है ना। बीएनपी जमाते इस्लामी की सरकार बननी है, वो भारत के प्रति कोई मित्रता का रुख तो रखते नहीं है। और जो बात मैं बीच में कहना चाह रहा था कि दुश्मन का दोस्त तो नहीं होगा, उनके लिए शेख हसीना दुश्मन है। देखिए, मैं तो बहुत शॉर्ट, तो अगर नई निजाम के साथ हमें संबंध करने, वही तो नॉर्मलाइज करेंगी, तो हमें क्या करना होगा?
मुझे ऐसा लगता है एक गलती आप कर चुके हैं, दूसरी गलती अब आपको नहीं करनी होगी, और इसका रियलाइजेशन है, इसी वजह से हिंडन एयर बेस पे उनको सीमित किया गया, उसके आगे नहीं निकाला जा रहा है। अब ये गलती ना करें। मैं पूरी तरह से एसोसिएट करता हूं जो दिबांग जी कह रहे हैं। आपको ये असेस करना पड़ेगा, बात हाथ से निकल चुकी है, अब वहां ऐसी सरकार आ रही है जो कभी आपके फेवर में नहीं थी, उनसे रिश्ते सुधारने हैं, तो शेख हसीना को कोई उपाय तो आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रभु 20 सेकंड। 20 सेकंड में हमारा संबंध बांग्लादेश से हसीना से नहीं है। कोई भी आता जाता रहता है। शेख हसीना आई हैं, गेस्ट हैं, आप रखना चाहते हैं रखिए या ना रखिए, वो हमारी दुश्मन है या नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बहुत सारे लोग आए हैं वो भी आ सकती है। हमारे लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। वी शुड डील विद द कंट्री, नॉट विद द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति आया चला गया, जो गलत काम किया उनको बहुत निकाल अहम दिया बात गया है, कह रहे उसको हैं आप प्रभु देखिए। यहां पर। हमें देश से मुखातिब होना है, रिश्ते हमारे बांग्लादेश से हैं, किसी एक शख्स के साथ नहीं। तो ये एक राजनयिक चुनौती भारत के सामने मुंह बाए खड़ी है। देखते हैं हम क्या हल निकालते हैं।